लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। देयर इज़ अ टू काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि जब लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर अपने लिए नियम खुद बनाते हैं, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जब नियम बनाने का कार्य लोगों के माध्यम से उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि इस हिसाब से हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानपालिका हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो लोकसभा में क्या हम खुद जाके कानून बनाते हैं? नहीं बनाते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे देश का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी है। इसी के साथ 142 करोड़ पॉपुलेशन है। तो क्या आपको लगता है कि वो 142 करोड़ लोग एक जगह पे बैठकर आपस में बातचीत करके अपने लिए कोई कानून बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। सो स्विट्ज़रलैंड इज़ अ कंट्री दैट लोकेट्स इन मिडल यूरोप, यूरोप के मध्य में एग्जिस्ट करती है, जिसको स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। एक समय पे कहा जाता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। लैंड्सजैमेनिट का मतलब ये है कि लोग एक जगह पे जाके इकट्ठे होते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे और कानून बना लेते थे। इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल कहा जाता है। इसी के साथ यूरोप में यदि आप ग्रीस की बात करें, ग्रीस के जस्ट साउथ में जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इसके जस्ट साउथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ईस्ट में इसके एशियन कॉन्टिनेंट है। तो इस वाले हिस्से में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स पाई जाती थी, यूनानी नगर राज्य पाए जाते थे, ऐसा कहा जाता है कि एथेंस में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। यहाँ पर लोग एक जगह पे जाके इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करते थे। जो नागरिक थे वो आपस में बातचीत करके अपने लिए नियम बनाते थे, उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है। तो दो ही एग्जाम्पल हमें हिस्टोरिकली मिलते हैं। अब आज के टाइम में यदि आप बात करेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री, तो क्या आपको लगता है कि 142 करोड़ लोग एक जगह पे जाके इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे, अपने लिए नियम बनाएंगे? तो क्या वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं? पहली तो बात ये है। एक हॉल में भी कम से कम 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे तो एक जगह पे 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। 1 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। 10 लाख लोग इकट्ठे होने की भी बहुत बड़ी संभावना है, नहीं हो सकती। और अगर इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं तो वो विचार विमर्श कैसे करेंगे? तो इसके लिए कहा जाता है कि लोग जब एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते तो वो अपने लिए कानून भी कैसे बनाएंगे? विचार विमर्श करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता है कि लोग अब खुद कानून नहीं बनाएंगे, बल्कि वह अपने लोगों में से किसी व्यक्ति को चुनकर विधानपालिका में भेजेंगे, लेजिस्लेचर में भेजेंगे, और वह उनके बिहाफ पे जाकर वहाँ पे कानून बनाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारे बिहाफ पे लोकसभा में जो हमारे द्वारा एमपीज़ चुने जाते हैं, उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे द्वारा जो एमएलएज चुने जाते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका चुनाव किसी राज्य की विधानपालिका के जो एमएलएज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये मेंबर्स जो होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए। प्रत्यक्ष एक मैंने बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब एक डायरेक्ट इलेक्शन है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। आप कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव जो टर्म्स हैं इनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है? वो क्यों नहीं करनी है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जो एमपीज़ हैं, जैसे कि 2024 के जो चुनाव हुए उसमें लोगों के द्वारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना गया, मेंबर ऑफ लोकसभा को चुन के भेजा गया लोकसभा में। तो ये तो हमने लोकसभा का वोट किया, किसको किया? अपने एमपी को किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किया, लोकसभा के सदस्यों को किया। तो कांगड़ा सीट थी, हिमाचल में 4 सीटें हैं। एक कांगड़ा सीट है, एक शिमला सीट है, एक मंडी है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर,
तो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे हमने अपने अपने प्रतिनिधि चुने। और उसमें एक फेमस प्रतिनिधि है अनुराग ठाकुर, वो लोकसभा में गए तो लोगों ने डायरेक्टली उनको वोट दिया। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव है परंतु लोकतंत्र कौन सा है? अप्रत्यक्ष है। कैसे? क्योंकि डायरेक्टली हमने उस व्यक्ति को चुना है, एक व्यक्ति ने उसको वोट दिया। आप यदि 18 साल से ऊपर हो गए तो आपने भी एमपी को वोट दिया। इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक स्थापित हो रहा है ना, डायरेक्टली आपने उसको वोट दिया है। आपने ऐसा तो नहीं किया कि अनुराग ठाकुर को वोट दिया तो उसमें कोई कड़ी थी कि पहले आपने उसको वोट दिया फिर अनुराग ठाकुर को वो वोट गया। आपने डायरेक्टली अनुराग ठाकुर को वोट दिया। जब कोई और भी एमपी हो सकता है, मैं अनुराग ठाकुर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल की, इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता पा रहा हूँ। नेशनल लेवल पे इनकी रिकॉग्निशन है। देन दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों को हम डायरेक्टली नहीं चुनते, प्रत्यक्ष रूप से हम किसी व्यक्ति को नहीं चुनते। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए किसी राज्य की विधान पालिका, और हमारे राज्य की विधान पालिका कहाँ पे बैठती है? शिमला के अंदर। जो हम एमएलए चुन के भेजते हैं, तो हमारे राज्य की विधान पालिका के कितने मेंबर हैं? 68 एमएलएज हैं। हिमाचल की विधानसभा के कितने मेंबर्स हैं? 68। अब ये 68 मेंबर्स आगे जाकर किसका चुनाव करेंगे? 3 मेंबर्स का चुनाव करेंगे, जो अपने 68 में से 3 मेंबर्स का चुनाव करेंगे जो राज्यसभा के अंदर जाके बैठ। तो हिमाचल से 3 व्यक्ति राज्यसभा के अंदर जाएंगे और उसका चुनाव कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं। तो एमएलएज का चुनाव किसने किया? हमने किया। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, फॉर एग्जांपल फतेहपुर है, नूरपुर है, ज्वाली है, कोई भी है, इंदौरा है, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपने अपने एमएलए को प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया है, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। अब आपके एमएलए ने आगे जाकर, तो जब एमएलएज की बारी आएगी तो प्रत्यक्ष चुनाव है, बट आपके एमएलएज ने आगे जाकर 3 व्यक्ति वो भी चुनने थे जो राज्यसभा में जाने थे। ये व्यक्ति नहीं चुनते, ये एमएलएज चुनेंगे किसी भी राज्य के विधानसभा के। तो इसको बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि हमने एमएलए को चुना, एमएलए ने राज्यसभा के सदस्य चुने। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? लोकसभा का और राज्य की विधानसभा का। सो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है। एंड प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि हम किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, हम खुद ही कानून बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडिया के अंदर जो 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो पंचायती राज सिस्टम लाया गया, जिसके तहत पंचायतों के चुनाव होते हैं, वहाँ पर एक ग्राम सभा, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? ग्राम सभा से। और ग्राम सभा में कौन व्यक्ति होता है? किसी ग्राम पंचायत में यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई है, या उससे ऊपर हो गई है, उसको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, और वह एक एज ए वोटर भी रजिस्टर होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है किसी ग्राम पंचायत के अंदर, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो इस नज़रिए से यदि आप 18 साल से ऊपर हो गए तो आप अपनी ग्राम सभा के क्या है? सदस्य हैं। अब ग्राम सभा के अंदर एक प्रधान चुना जाता है और कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि ग्राम सभा के अंदर जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी नियम बनते हैं, वो प्रधान नहीं बनाता, वो मेंबर नहीं बनाते, बल्कि ये लोगों को शक्ति होती है कि वह वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाएं। जैसे जलास शब्द आपने सुना होगा, तो उसमें बुलाया जाता है। वो क्यों बुलाया जाता है? कि इतने लोग एटलीस्ट वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, कोरम वहाँ पे पूरा होना चाहिए। कोरम का मतलब है कि एक निश्चित संख्या तय कर दी जाती है कि इतने लोग यदि वहाँ पे पहुँचेंगे तभी उसको पारित समझा जाएगा कि यहाँ पे लोग बैठे थे, उन्होंने डिस्कशन करी और उन्होंने तय किया कि किस प्रकार के नियम बनने चाहिए, किसकी नालियाँ बननी चाहिए, किसकी सड़कें बननी चाहिए। ये सारी के सारे डिसीजन कौन लेता है? ग्राम सभा के मेंबर। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ग्राम सभा के लोग वहाँ पे पहुँचते ही नहीं हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अब ग्राम पंचायत छोटी है
तो लोग इजीली वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर नीतियाँ कानून व्यक्ति खुद जाके बना रहा है। पर जब लोकसभा की बारी आती है, राज्य की विधानसभा की बारी आती है, तो उसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिस व्यक्ति को हम चुन के भेज रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे बिहाफ पे जाके कानून बनाए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें ज़रूरत है मीडिएटर की। हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे जाके कानून बनाएगा। जैसे आपने कोई एमपी चुन दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन दिया, जैसे कि चाहे लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे जिस भी तरीके से वो चुना गया, चाहे वह प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया या अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया, अब वो हमारे लिए कानून बनाएगा। राज्यसभा का मेंबर कानून किसके लिए बना रहा है? लोगों के लिए। लोकसभा का मेंबर किसके लिए कानून बना रहा है? लोगों के लिए। लोग खुद नहीं बना रहे हैं, और लोगों के द्वारा उन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन के भेजा गया है। अब ये जो व्यक्ति हमारे लिए कानून बना रहा है, इसको प्रतिनिधि कहते हैं। क्या है ये? प्रतिनिधि। इसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं कि कोई हमारे बिहाफ पे जाकर प्रतिनिधित्व करेगा। इसी को रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि हमारे बिहाफ पे हमें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे आप किसी मंत्री के पास कुछ एप्लीकेशन लेके गए कि मेरे गांव के अंदर ये होना चाहिए, मेरे शहर के अंदर ये होना चाहिए, मेरे समुदाय के लोगों के लिए ये होना चाहिए, तो वहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है कि मैं एक रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मैं अपने लोगों की तरफ से एक बात को लेके आया हूँ और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। यदि आप रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, प्रतिनिधित्व लेके जाते हैं, तो आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों के प्रतिनिधि हैं। वैसे ही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, किसी राज्य की विधान पालिका के जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्रतिनिधि हैं। इसीलिए अब ज़रूरत पड़ती है कि इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हो। तो ज़रूरत क्या पड़ती है? इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हो। मान लीजिए कि किसी एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। अब इन 1000 लोगों के द्वारा अपने में से कम 10 लोग चुन के कहाँ पे भेजने हैं? किसी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मान लीजिए, या फिर राज्य के विधान पालिका के अंदर, कि ऐसी जगह पे भेजने, ऐसे हॉल में भेजने हैं जहाँ पर जाकर वो 10 लोग डिस्कस करेंगे, उन सभी लोगों के लिए कानून बनाएंगे। अब इन लोगों का चुनाव कैसे होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी कि इनका चुनाव कैसे करना है। हमने 10 लोग तो बोल दिए, तो इनका चुनाव कैसे करना है। तो फिर ये किया जा सकता है कि पहले जो 5 घर नॉर्थ वाली साइड में आते हैं, जब पहले जो 100 घर हैं जो नॉर्थ वाली साइड में आते हैं, वह एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। देन उसके जस्ट साइड में ईस्ट में 100 घर और आएंगे, वहाँ दूसरे को चुनेंगे, और उसके साउथ में 100 घर और आएंगे, वो तीसरे को चुनेंगे। उसके वेस्ट में, पश्चिम में 100 घर आएंगे, वो उसको चुनेंगे। तो इस तरीके से एक क्राइटेरिया फिक्स किया जा सकता है। तो क्राइटेरियाज बहुत सारे फिक्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक लिस्ट निकाली जाए कि ये 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं और लोगों को बोलें कि हम, या फिर 10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं और इन सारे 1000 लोगों को बोलें कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हम 10 के 10 लोगों को चुनें। तो वो बोलेंगे हमारी एक लिस्ट है, आप इसके ऊपर वोटिंग कर दीजिए। इसको लिस्ट सिस्टम बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स की उन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। जब भी कोई चुनाव करवाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, निर्वाचक क्षेत्र बनाया जाता है कि जिस निर्वाचक क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुन के आना है। तो अल्टीमेटली इंसान ज़मीन पे ही रहता है। तो यदि लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है तो पूरे देश के अंदर हो रहा है, यदि हिमाचल की विधानसभा के लिए हो रहा है तो हिमाचल के लिए हो रहा है। तो इन एरियाज़ को किस में बांटा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्या बोलते हैं इनको? निर्वाचक क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति चुन के आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक निर्वाचक क्षेत्र से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुन के आना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी निर्वाचक क्षेत्र से बहुत सारे लोगों का चुन के आना हो। तो ये जो निर्वाचक क्षेत्र होते हैं, ये सिंगल मेंबर भी हो सकते हैं और मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक निर्वाचक क्षेत्र से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुन के आना हो, जैसे कि यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं हिमाचल की, तो फतेहपुर से एक ही व्यक्ति चुन के आता है एमएलए, एंड ज्वाली से एक आएगा, नूरपुर से एक आएगा, इस तरीके से एक एक व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है। बट जब किसी निर्वाचक क्षेत्र को ऐसे बना दिया जाता है कि अब एक मेंबर नहीं, वहाँ से कम 4 मेंबर्स चुन के आने चाहिए, जब 5 मेंबर्स चुन के आने चाहिए, तो उसको बोला जाता है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए कि किसी देश के अंदर 20 सदस्य चुने जाने हैं, ठीक है। उसके लिए जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, 20 निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाएंगे और इन 20 में से एक एक व्यक्ति चुन के आएगा। तो कितने हो गए? 20। तो इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र। उसके बाद दूसरा आता है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब फिर से मान लीजिए 20 सदस्य चुन के आने हैं, पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बनाई? केवल 4। और इन 4 क्षेत्रों में अब हर एक क्षेत्र से 5 व्यक्ति चुने जाएंगे। तो उस एरिया में रह रहा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को नहीं वोट दे रहा है, अब वो 5 व्यक्तियों को वोट दे रहा है कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए।